हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ थैलेसीमिया। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी कि बेसिक्स ऑफ थैलेसीमिया क्या है, हाउ थैलेसीमिया अकर्स, व्हिच जीन्स आर अफेक्टेड, उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, क्लिनिकल फीचर्स क्या है। यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में बात की, उसकी क्लासिफिकेशन को इंक्लूड भी किया उसमें। आज हम बात करेंगे कि कैसे उसका डायग्नोसिस बनाते हैं एंड हाउ थैलेसीमियाज आर बीइंग ट्रीटेड। The diagnosis is basically based on history, clinical features and laboratory investigation. हिस्ट्री में यूजली जो हमको एथनिसिटी, रेस, जैसे हमने पिछली बार बात करी थी, कुछ रेसेस में जो ज़्यादा कॉमन होता है, सिंधीज में, पंजाबीज में, गुजरात के कुछ रेसेस जैसे भानुशाली वगैरह बताई थी, तो उनमें जो है ज़्यादा कॉमन देखने को मिलता है। तो उस तरह की एथनिसिटी या रेस की हिस्ट्री हमको मिले, या सेम इलनेस इन सिबलिंग्स और फैमिली में पहले थैलेसीमिया का कोई डायग्नोस्ड केस है, तो इट विल बी मोर इजी फॉर डायग्नोजिंग थैलेसीमिया। सेकेंडली, द डायग्नोसिस बेस्ड ऑन क्लिनिकल फीचर्स। जैसे क्लिनिकल फीचर की हमने पिछली बार भी बात करी थी कि कौन कौन से क्लिनिकल फीचर होंगे। तो बेसिकली थैलेसीमिया मेजर की बात करें तो सीवियर एनीमिया इन सेकंड हाफ ऑफ द इन्फेंसी विच इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू आयरन, जो है सबसे इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर है। इसके अलावा जो देयर विल बी हेपेटोस्प्लेनोमेगाली एंड फेलियर टू थ्राइव वाली कंडीशन जो है इसमें मिलेगी। तो थैलेसीमिया मेजर में बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी डायग्नोसिस में। क्लिनिकली वी कैन सस्पेक्ट इजीली थैलेसीमिया मेजर, बट थैलेसीमिया माइनर जो है यूजली, या थैलेसीमिया ट्रेट जो है, दे आर बीइंग ट्रीटेड एज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया फॉर लॉन्ग टाइम्स। तो उसके लिए हमको लैब इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि थैलेसीमिया मेजर के लिए भी हमको लैब इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। लैब इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो लैब इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहला जो लैब इन्वेस्टिगेशन हम कराते हैं वो कराएंगे कंप्लीट ब्लड काउंट। और कंप्लीट ब्लड काउंट में जो है HB विल बी लेस देन फॉर दैट फॉर रेंज, क्योंकि एनीमिक है तो। बट यूजली जो HB रेंज करता है इट इज बिटवीन 2 to 8 होता है। बट थैलेसीमिया मेजर में मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल बी लेस देन 7। हालांकि थैलेसीमिया इंटरमीडिया में इट कैन बी 5 to 8। नॉर्मल HB होगा हेटेरोजाइगस स्टेट्स में, लाइक थैलेसीमिया माइनर है तो उसमें HB में भी नॉर्मल और बॉर्डर लाइन जो है रहेगा। जो मेन CBC में फीचर हमको देखने को मिलेगी, MCB विल बी मार्कडली रिड्यूस्ड। जो MCB बच्चों में हम जो है 70 FL लेते हैं, वो जो है उससे भी नीचे होगा MCB, और MCH भी रिड्यूस होगा। मेन कॉर्पस्कुलर हेमोग्लोबिन जो है वो भी रिड्यूस होगा, मेन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम एज वेल एज मेन कॉर्पस्कुलर हेमोग्लोबिन एंड विल बी रिड्यूस्ड। और सबसे स्ट्राइकिंग चीज क्या होगी कि RDW, जो कि हमने पिछली बार भी बात करी थी, तो RDW रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ जो है नॉर्मल रेंज में रहेगी थैलेसीमियास में, जबकि यही चीज जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में बढ़ जाती है। रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ जो अलग अलग साइज के जो RBCs होंगे वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में ज़्यादा कॉमन होंगे, तो उसकी भी नॉर्मल रेंज है, उस रेंज से बड़ा हुआ होगा। 14.5% से ऊपर होंगे तो वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की तरफ इंडिकेट करते हैं। रेटिकुलोसाइट काउंट जो है मे बी अप टू 8%, बट यूजली इट रेंजेस 2 to 4%, जो कि उस सीवियरिटी ऑफ एनीमिया के लिए इनअप्रोप्रिएट, इनएडिक्वेट होगा। इसलिए हेमोलिटिक एनीमिया नहीं है, इनएडिक्वेट रिस्पॉन्स टू एनीमिया जो है इंडिकेटिव होता है थैलेसीमिया में कि हेमोलिसिस हो रही है, बट रेटिकुलोसाइट काउंट उस हिसाब से नहीं बढ़ा है। देन there may be leukocytosis as well as thrombocytosis due to prolonged stimulation of bone marrow. Later on जब hypersplenism के फीचर होंगे तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी मिल सकता है, प्लेटलेट काउंट फॉल भी कर सकता है। सेकंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इन्वेस्टिगेशन है CBC के बाद, CBC के साथ, वो है हमारे पास पेरिफेरल ब्लड स्मीयर और पेरिफेरल ब्लड फिल्म। ये सबसे ज़्यादा जो यूजफुल है और डायग्नोस्टिक है। इसमें माइक्रोसिटिक तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की तरह ही मिलेंगे, बट हाइपोक्रोमिया भी वैसे ही होगा, बट देयर विल बी प्लेंटी ऑफ नॉर्मोब्लास्ट्स। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि वहाँ पे टारगेट सेल्स होंगे। अगली पिक्चर हम देखेंगे टारगेट सेल्स किसको बोलते हैं। जैसे टारगेट शेप्ड जो है RBCs होंगे,
मैक्रोसाइटोसिस भी होगी वहाँ पे। पॉलीक्रोमेजिया, पॉलीक्रोमेजिया क्या होता है कि मैनी immature cells present in peripheral blood smear, that is known as polychromasia। immature cells का नंबर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। देन देर इज बेसोफिलिक स्टिपलिंग, वो भी हम अगली स्लाइड में बात करेंगे। बेसोफिलिक स्टिपलिंग के एंड फ्रेगमेंटेड एरिथ्रोसाइट के, एरिथ्रोसाइट्स जो हैं फ्रेगमेंटेड हैं, टुकड़े हैं उसके पटे हुए। तो बेसोफिलिक स्टिपलिंग की बात करें तो दिस इंडिकेट्स बेसोफिलिक स्टिपलिंग। बेसोफिलिक स्टिपलिंग इज प्रेजेंट इन आरबीसीज, नॉट इन बेसोफिल्स। बेसोफिल में जैसे ग्रेन्यूल्स होते हैं वैसे ग्रेन्यूल्स जो हैं आरबीसीज में मिले। दे आर आरएनए, बेसिकली दे आर आरएनए बॉडीज, इंक्लूजन बॉडीज होती हैं, जैसे होबल्स वाली बॉडी भी मिलती हैं इसमें। तो छोटे छोटे स्पॉट्स हमको दिख रहे हैं जो है, दे आर आरएनए इंक्लूजन बॉडीज ऑफ आरएनएस एंड दे आर बेसोफिलिक की बेसोफिलिक जो स्टेन से वो होते हैं, जैसे इस पिक्चर में भी है। These are basophilic stippling, and this large may be sideroblastic inclusion body or maybe DNA remnants। तो this particular picture shows basophilic stippling। तो ये basically basophilic stippling जो है, severe basophilic stippling मिल रही है। काउंट के हिसाब से जो है उसकी सीवियरिटी देखते हैं, 1+ to 4+ चलती है कि कितने % ऑफ आरबीसीज आर हैविंग दिस टाइप ऑफ ग्रेन्यूल्स। उस हिसाब से जो है, जैसे हमने इसमें बात करी थी कि इट हैव थैलेसीमिया हैव मॉडरेट बेसोफिलिक स्टिपलिंग, सम कंडीशंस में हैव सीवियर बेसोफिलिक स्टिपलिंग लाइक टॉक्सिसिटी विद हैवी मेटल, मेनली लेड। और इस वाली पिक्चर में जो हमको टारगेट सेल्स दिख रहे हैं, जैसे टारगेट शेप्ड हैं, कि सेंटर में भी जो हल्का सा हमको वो मिल रहा है हीमोग्लोबिन की वो मिल रही है, जो कलर मिल रहा है, और फिर पेल है, फिर से जो है कलरफुल है। तो वो टारगेट शेप्ड है, जैसे टारगेट होते हैं इसमें शूटिंग वूटिंग में टारगेट्स रहते हैं, तो उस तरीके की टारगेट दिखना टारगेट सेल्स हैं। देन जो डायग्नोस्टिक है वो एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस है। इसमें जो हम क्वांटिटेटिवली मेजर करते हैं कि एचबी की कंसंट्रेशन कितनी है, और इट इज़ गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर द थैलेसीमिया डायग्नोसिस। मेनली जो है थैलेसीमिया ट्रेट में बहुत हेल्पफुल रहता है हमको। पैटर्न डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन सिंथेसिस इम्पेयरमेंट एंड प्रेजेंस ऑफ अदर ग्लोबिन डिफेक्ट्स, की किस तरीके के जो पैटर्न है बीटा ग्लोबिन चेन का सिंथेसिस का, कि किस तरह की बीटा ग्लोबिन चेन्स जो है प्रोड्यूस हो रही हैं। तो थैलेसीमिया माइनर में HbO2 डिक्रीज्ड होगा, HbA2 बढ़ा हुआ होगा। इट इज डायग्नोस्टिक। HbA2 बढ़ा हुआ है विदाउट एनी एबनॉर्मल HB जो है हेमोग्लोबिन, जैसे HbS नहीं है, HbE नहीं है, HbD नहीं है, तो इट इज इंडिकेटिव ऑफ थैलेसीमिया माइनर। और एलिवेटेड फिटल हेमोग्लोबिन भी इसमें देखने को मिलेगा। जबकि होमोजाइगस स्टेट जैसे थैलेसीमिया इंटरमीडिएट या थैलेसीमिया मेजर है, उसमें डिपेंड करेगा कि जो म्यूटेशन है वो उसमें देयर इज सम प्रोडक्शन ऑफ बीटा चेन और देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ बीटा चेन। इफ देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ बीटा चेन, HbA2 विल बी नील, कोई प्रेजेंस नहीं होगी, और मोस्ट ऑफ द HB विल बी फाउंड एज HbA2 एंड HbF, एंड HbF विल बी 100% एट बर्थ। वहाँ पे HbA होता ही नहीं, HbA2 फिटल लाइफ में बनता नहीं है, इसलिए बर्थ के टाइम 100% HbF होना भी इंडिकेट करेगा कि थैलेसीमिया मेजर है। देन जहाँ पे थोड़ी बहुत प्रोडक्शन हो रही है वहाँ HbA जो है डिक्रीज्ड होगा, सीवियरली डिक्रीज्ड होगा, एंड HbF बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा वहाँ पे। इस टेबल में जो है हर एक थैलेसीमिया के हिसाब से बताया है कि किस किस की कंसंट्रेशन कितनी होगी। जैसे थैलेसीमिया मेजर है तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या होगा, आपका बार्ट्स बॉडी जिसमें 4 गामा चेन्स होती हैं वो होंगी। अल्फा थैलेसीमिया मेजर लिखा है इसने, थैलेसीमिया जीरो का, अल्फा थैलेसीमिया जीरो का मतलब चारों जीन इन्वॉल्व है। यहाँ HbH डिजीज होनी चाहिए, है ना, HbH डिजीज, इसलिए HbH जो है ज़्यादा है, जिसमें 3 अल्फा जीन जो है इन्वॉल्व रहते हैं, तो वहाँ बीटा टेट्रामर होने से HbH बनेगा। देन ट्रेट और माइनर की बात करी थी, तो वहाँ पे हमारे पास जो है थोड़ा सा HbA2 बढ़ा हुआ हो सकता है। थैलेसीमिया मेजर की बात करें तो HbF उसमें सबसे ज़्यादा मिलेगा। इंटरमीडिया में जो है HbF भी बढ़ा हुआ हो सकता है, HbA भी बढ़ा हुआ हो सकता है। माइनर में जो है
यहाँ पे डायग्नोसिस HbA2 का है, HbA2 बढ़ा हुआ होगा। तो ये इलेक्ट्रोफोरेसिस की पिक्चर है कि कैसे हमारे पास इन्वेस्टिगेट होके आएगा। यहाँ पे लिखा है 88% जो HbA1 HbA है और HbF 9.6 बढ़ा हुआ है और HbA2 कम है, बट ये डिपेंड करता है कि कौन सी एज में जो है कराया है, उस हिसाब से इसकी डायग्नोसिस हम बना सकते हैं। तो ये HB इलेक्ट्रोफोरेसिस है। यहाँ पे HbH बढ़ा हुआ है, देखो HbH जोन में जो है 31.8%, तो ये इंडिकेट करता है कि 3 अल्फा जीन जो है म्यूटेटेड है, HbH डिजीज है। ये अनदर मेथड है HB को क्वांटिफाई करने का, इट इज नोन एज HPLC हाई। इसमें अलग अलग हमारे पास वो आएंगे, पीक्स आएंगी। जैसे HbH की पीक यहाँ पे है, फिर HbA की यहाँ पे पीक है, HbA2 की यहाँ। इन पीक्स के हिसाब से हम जो है क्वांटिफाई करेंगे। तो HPLC बोलते हैं इसको, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। आप जो है उसमें फार्मा में पढ़ के आए होंगे द्रव्य गुण में जो HPLC के बारे में। तो HPLC से भी जो है हम HP को क्वांटिफाई कर सकते हैं। then some other investigation may be required sometime, और कुछ जो है स्क्रीनिंग टूल्स की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो बोन मैरो जो है रेयरली करते हैं, बट बोन मैरो में जो है स्टिप्ल्ड एरिथ्रोब्लास्ट एंड साइड्रोब्लास्ट देखने को मिलेंगे विद एरिथ्रॉइड हाइपरप्लेजिया। वाइल एक स्क्रीनिंग टेस्ट जो कि बहुत यूजफुल है, इट इज नेस्ट्रॉफ्ट। नेस्ट्रॉफ्ट इज नेक्ड आई सिंगल ट्यूब रेड सेल ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट। तो ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट, सिंपली इसको जो है ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो फ्रेजिलिटी है वो ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी कम हो जाती है थैलेसीमिया में। इट इज मोस्ट यूजफुल स्क्रीनिंग टेक्निक फॉर थैलेसीमिया ट्रेट विद हाई सेंसिटिविटी बट विद लो स्पेसिफिसिटी। तो इसमें जो है बेसिकली क्या करते हैं कि आप जो है सलाइन वाटर में या डिस्टल वाटर में जब डालेंगे आरबीसीज को, तो क्या होता है उसमें वाटर जो है इम्बाइब होने से हेमोलिसिस हो जाएगी। फ्रेजाइल होते हैं आरबीसीज, तो हेमोलिसिस जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि हेमोलाइज्ड है, तो इसमें हर जगह जो रेड दिख रहा है, एचबी दिख रहे हैं, तो यहाँ पे हेमोलिसिस नहीं हुआ है, ये पॉजिटिव इंडिकेट करता है। तो ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी जो है रिड्यूस्ड है, फ्रेजाइल नहीं रह गए हैं आरबीसीज, वो जो है और रिड्यूस हो गई है फ्रेजिलिटी। नॉर्मल जो इतनी फ्रेजिलिटी होती है और अगर क्लियर आ रहा है वाटर उससे, तो इट इंडिकेट कि थैलेसीमिया ट्रेट इज देयर। देन सबसे मेन प्रॉब्लम कहाँ आती है, थैलेसीमिया माइनर में या थैलेसीमिया ट्रेट वाले के कंडीशन में, विच इज ऑफन कंफ्यूज्ड विद आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो उसमें कुछ जो डीडी की बात की जाए तो उसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे हेमोग्लोबिन दोनों में डिक्रीज्ड रहेगा, टीआरबीसी यूजुअली थैलेसीमिया में इंक्रीज होगा एरिथ्रॉइड हाइपरप्लेजिया होने के कारण, और यहाँ पे डिक्रीज होगा। इसके बेसिस पे आगे हम मैंडेजर इंडेक्स की बात करेंगे, एमसीबी और टीआरबीसी के बेसिस पे। तो एमसीबी दोनों में ही माइक्रोसाइटोसिस है, तो एमसीबी डिक्रीज्ड है। रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ की हमने बात करी थी, तो थैलेसीमिया में जो है वो नॉर्मल रहेगा, एक पर्टिकुलर रेंज जो रेड सेल की साइज की अल्ट्रेशन है, या रेड सेल कितने मतलब वेरिएशन इन वॉल्यूम हो सकती है, तो 11.5 टू 14.5 समथिंग होता है। तो उससे अगर उस रेंज में इट इज़ नॉर्मल, एंड यूजली जो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में कुछ माइक्रोसाइटोसिस होगी, कुछ और भी बड़े सेल साइज होंगे, तो उस कारण से जो है यहाँ पे इंक्रीज रहता है आरडीडब्ल्यू। तो इसलिए एक डिफरेंशिएटिंग फीचर आरडीडब्ल्यू हो जाएगा इसमें, और एक इन दोनों के बेसिस पे जो मैंडेजर इंडेक्स निकलेगा वो हो जाता है टीआईबीसी। बाकी आयरन स्टडी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इसको डिफरेंशिएट करने के लिए। टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में बढ़ जाएगी, फेरेटिन घट जाएगी, जबकि यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, थैलेसीमिया माइनर या थैलेसीमिया मेजर में भी इवन फेरेटिन बढ़ जाएगी और टीआईबीसी डिक्रीज हो जाएगी। एरिथ्रोसाइट प्रोटोफॉरफायरिन यूजली ये करवाया नहीं जाता है, अवेलेबल नहीं रहता टेस्ट, बट अगर हो तो इसमें क्या होगा कि जो प्रोटोपॉरफायरिन रिंग है, जो हेम रिंग है, वो जो है जिसमें आयरन जाके जुड़ेगा वो बड़ा हुआ रहेगा। आयरन नहीं मिल रहा है तो उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, जबकि यहाँ पे नॉर्मल रहेगा। देन ट्रांसफेरेंस सैचुरेशन और ट्रांसफेरेंस रिसेप्टर्स, ट्रांसफेरेंस सैचुरेशन आयरन नहीं है तो नेचुरली जो है रिड्यूस्ड होगी और रिसेप्टर्स इंक्रीज हो जाएंगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में।
तो इसकी बात कर रहे थे मैनेजर इंडेक्स। मैनेजर इंडेक्स क्या होता है कि मीन कॉर्पसल वॉल्यूम इज डिवाइडेड बाय टीआरबीसी। जैसे मीन कॉर्पसल वॉल्यूम मान लो 56 है आपके पास, लेस देन 70 इज रिड्यूस्ड जिसको बोलेंगे हम बच्चों में, और टीआरबीसी आपके पास मान लीजिए कि 4.4 है या 4.5 है, तो इस हिसाब से 14 आ रहा है। 14 आ रहा है, इट इंडिकेट कि ये जो है मैनेजर इंडेक्स बढ़ा हुआ है। अप टू 13 इट इज नॉर्मल इंडिकेटिव ऑफ थैलेसीमिया ट्रेट, वाइल मोर देन 13 इट इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो इस तरह की पिक्चर हमको मिल रही है कि टीआरबीसी इज 4 मिलियन एंड एमसीवी इज 56, देन Madsen index comes out to be 14 and 14 indicates it is iron deficiency anemia. तो Madsen index की बात हो गई। देन रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स कुछ होती हैं, बट आजकल जो है जरूरी नहीं है। इसमें मेनली क्या होता है कि जो बोन मैरो स्पेसिस हैं वो बढ़े हुए रहते हैं, इस कारण से जो आपको एक वाइड वो मिलेगी, पिक्चर मिलेगी। और ट्रेबुकुलेशन जो है, बाय ट्रेबुकुलेशन के कारण हेयर ऑन एंड जो है अपीयरेंस इसमें होती है, जो हेयर ऑन एंड अपीयरेंस इसमें दिख रहे हैं हमको, तो वो ट्रेबुकुलेशंस के कारण है। Other investigation basically are indicated to assess the disease progress as well as involvement of other organs, mostly due to iron overload। जो ट्रीटमेंट इसमें रहती है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है आयरन लोड बढ़ाता है बॉडी में, और उस कारण से लीवर में आयरन डिपोजिशन, किडनीज में, हार्ट में, वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आयरन डिपोजिशन होती है, जिससे कि उनका जो है क्रोनिक डैमेज होने लगता है। और उनको असेस करने के लिए वेरियस इन्वेस्टिगेशन जो है, लाइक लीवर के लिए, पेनक्रियाज के लिए, या अदर एंडोक्राइन के लिए, ग्रोथ हार्मोन के लिए, थायराइड के लिए, पैराथायराइड के लिए, है ना, ये भी पैराथायराइड के लिए है। तो इस तरीके की जो है इन्वेस्टिगेशन हम प्लान कर सकते हैं या करवाई जा सकती है। मैनेजमेंट की बात करें तो जो है कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट प्लान में जो है कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें हैं कि एक तो डायग्नोसिस शुड बी वेरी कंफर्म, एंड मेन एंड फॉरमोस्ट जो पहला जो हमारा प्रिंसिपल है वो है करेक्शन ऑफ एनीमिया। हमको एनीमिक नहीं रहने देना है। बच्चों का एनीमिक रहेगा तो उसमें बोन मैरो की हाइपरट्रॉफी होगी, बोनी चेंजेस होंगे, बोन्स विल बी फ्रेजाइल, देयर विल बी हाई रिस्क ऑफ फ्रैक्चर्स, डिफॉर्मिटीज होंगी, फेशियल जो है चेंजेस होंगे, थैलेसेमिक फेसी या इम्यूलेटिक फेसी होगी, देयर आर बी सो मैनी चेंजेस। तो एनीमिया का करेक्शन जो है बहुत ज़रूरी है। देन जब एनीमिया की करेक्शन ब्लड ट्रांसफ्यूजन से करते हैं तो एक्सेसिव आयरन होगा, तो उसके लिए चिलेशन थेरेपी भी जरूरी है। मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन, मेनली कॉम्प्लिकेशन जो है आयरन ओवरलोड से होती हैं, तो एंडोक्राइन और कार्डियक कॉम्प्लिकेशन है, उनकी मैनेजमेंट हम करें या उनके लिए विजिलेंट रहे, उनको असेस करते रहेंगे कहीं कॉम्प्लिकेशंस हो तो नहीं रही हैं। तो ये तो सिर्फ मैनेजमेंट थी। क्यूरेटिव थेरेपी की बात करें तो क्यूरेटिव जो अभी अवेलेबल है, स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन या बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन जो है हमारे पास है। फ्यूचर में जो है जीन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी के बारे में भी सोच सकते हैं। और सबसे मेन जो है वो प्रिवेंटिव मेजर्स जो होने चाहिए कि जेनेटिक काउंसलिंग करें, प्री मैरिज जेनेटिक इवेलुएशन हो, या एंटीनेटल जो है डायग्नोसिस हो डिजीजेस का, और उस हिसाब से मैनेज किया जाए उसको। तो जो अवेलेबल वन एंड ओनली ट्रीटमेंट अभी है जो कॉमनेस्ट की जाती है, इट इज़ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। दो तरह से किया जा सकता है, होल सेल या फिर ल्यूको रिड्यूस्ड पैक्ड आरबीसीज। एक होल पैक्ड आरबीसीज, होल वॉल्यूम जो है पैक्ड सेल्स हो सकता है, या फिर आरबीसी इन्फ्यूजन किया जाए। और गोल मेनली होता है टू प्रिवेंट एनीमिया एंड टू सप्रेस एंडोजीनियस एरिथ्रोपोइसिस, की उस कारण से जो बोनी चेंजेस हैं वो ना हो। इंडिकेटेड कहाँ होगा तो ऑल थैलेसीमिया मेजर में जो है इंडिकेशन होती है। थैलेसीमिया इंटरमीडिया में तब जब एचबी जो है 7 से नीचे रहे और वो मेंटेन ना कर पाए 7 से ऊपर एचबी, तब थैलेसीमिया इंटरमीडिया में कभी कभार जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ सकती है। बट थैलेसीमिया मेजर में यूजुअली हमेशा ही रहती है। उसको जो है एवरी थर्ड फोर्थ वीक आपको बीटी करना पड़ेगा। एंड दोज हु शो एविडेंस ऑफ ग्रोथ रिटार्डेशन, की एचबी तो मेंटेन कर पा रहे हैं बट ग्रोथ रिटार्डेशन है, बोनी चेंजेस हो रहे हैं, तो उनको भी जो है बीटी की ज़रूरत है। बीटी उनमें कराना चाहिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन उनमें कराना चाहिए। अब किस रेट से, किस फ्रिक्वेंसी से कराना चाहिए, तो यूजुअली जो यूजुअल रेट है
It is 10 ml या 10 to 15 ml per kg of saline washed packed RBCs every 3rd to 4th weeks। 21 से 28 दिन के बीच में इस क्वांटिटी में जो हमको रिक्वायर्ड रहता है। एंड किस रेट से चढ़ाते हैं तो 5 ml पर kg पर आवर की रेट से जो है चढ़ाया जाता है। अगर हम शॉर्ट इंटरवल पे देते हैं तो आयरन ओवरलोड होता है, बट इट इज़ मोर फिजियोलॉजिकल कि जैसे आरबीसीज डेली के डेली रिलीज होते हैं बॉडी में, उसी तरीके से अगर जितना जल्दी हम जो आरबीसीज रिप्लेस करें तो उतना जो है ग्रोथ को हम प्रमोट करा सकते हैं। यूजली जब हम 10 ml पर केजी का जो आरबीसी पैक्ड आरबीसीज देते हैं तो इट विल इंक्रीज HB बाई 3.5 ग्राम पर डेसीलीटर, which is adequate to maintain pre-transfusion level desired baseline level। जो desired level है it is 10 to 11 ग्राम्स है, मिलीग्राम्स नहीं है, ग्राम्स पर डेसीलीटर। एवरेज टाइम जो बीटी में लगता है इट इज़ 3 to 4 आवर्स। तो एवरी 21 डेज में 3 to 4 आवर्स के लिए जो है उसको एडमिट करके बीटी करना पड़ता है। कॉम्प्लिकेशन जो सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन है इट इज़ आयरन ओवरलोड। अदर माइनर कॉम्प्लिकेशंस में भी कि उसको HIV, हेपेटाइटिस बी, इस तरीके के कोई प्लाज्मा बॉर्न इन्फेक्शंस जो हो जाएं या एलो इम्यूनाइजेशन हो जाए, उसके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज बन जाएं जो आरबीसी हम इन्फ्यूज करें, या फिर इन्फ्यूजन रिलेटेड जो है फेब्राइल ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस हो जाएं। तो जो मेन कॉम्प्लिकेशन इट इज आयरन ओवरलोड। एंड आयरन ओवरलोड क्यों होता है? बिकॉज 1 बॉटल ऑफ ट्रांसफ्यूजन गिव्स अप्रोक्सीमेटली 200 to 250 मिलीग्राम ऑफ आयरन टू द बॉडी। तो इतना एक्स्ट्रा आयरन जो है बॉडी में जा रहा है। दूसरा HB कम रहता है तो एरिथ्रोपोइटिन मोर एंड मोर एरिथ्रोपोइटिन सिक्रेटेड विच इंक्रीज आयरन अब्जॉर्प्शन फ्रॉम गट। ये भी आयरन लोड को बढ़ाती है। एंड एक्सक्रीशन जो है उतनी अच्छी होती नहीं है, फिजियोलॉजिकली जो लैक रहता है एक्सक्रीशन का। तो इस आयरन ओवरलोड को मैनेज करने के लिए वी हैव टू गिव सम ड्रग्स विच इज एबल टू चिलेट दिस आयरन एंड इजी एक्सक्रीशन उस आयरन का कर सकें। तो चिलेशन जो है कब करते हैं, चिलेशन थेरेपी कब शुरू करते हैं? यूजुअली आफ्टर 10 to 20 ट्रांसफ्यूजन्स, कि 10 से 20 बार उसको ट्रांसफ्यूजन कर दिया गया हो बच्चे को, तब जो आयरन चिलेशन थेरेपी शुरू की जाती है। वैन फेरेटिन लेवल या तो फिर फेरेटिन लेवल जो है 100 माइक्रोग्राम पर लीटर से ऊपर चला गया है। जो मोस्ट यूजफुल ड्रग है डेस्फ्रोक्सामीन है, बट इट इज इंजेक्टेबल। अब इसके जो है डिपोर्ट्स आ गए हैं और डिपोर्ट्स जो है सबकेनियस डिपोर्ट लगाए जाते हैं, बट इट इज कॉस्टली। अदर अल्टरनेटिव जो ओरल है, डेफिरिप्रोन है या डेफ्रासिरॉक्स है, तो ओरल ड्रग्स भी अवेलेबल हो गई हैं विच आर हैविंग लेस एफिशिएंसी बट मोर पैलेटेबिलिटी और सुटेबिलिटी। अदर फार्माकोलॉजिकल ऑप्शंस की बात करें थैलेसीमिया में, तो थैलेसीमिया में वन एंड ओनली वन जो ऑप्शन सबसे कॉमनली यूज्ड है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है। अदर ऑप्शंस जो हैं बट लेस यूजफुल हैं फार्माकोलॉजिकल हैं। जैसे फार्माकोलॉजिकल में एरिथ्रोपोएटिन को यूज किया जाता है बट विद लेस सक्सेस। यूजली जो एरिथ्रोपोएटिन क्या करता है, HbF प्रोडक्शन करता है। बट जो मोर यूजफुल फार्माकोलॉजिकल एजेंट यूजफुल है वो हाइड्रोक्सी यूरिया है, which is found useful particularly in thalassemia intermedia and double heterozygous state and sickle cell anemia। and वो करता क्या है, वो बेसिकली जीन मैनिपुलेशन के लिए यूज किए जाते हैं so that production of fetal hemoglobin can be increased, और जिससे कि एनीमिया को जो हम करेक्ट कर सकें। देन क्यूरेटिव जो थेरेपी इट इज बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में बेसिक प्रिंसिपल क्या है, क्यों किया जाता है? टू डिस्ट्रॉय एंड प्रिवेंट रीजनरेशन ऑफ डिफेक्टिव सेल्स। जो डिफेक्टिव सेल्स हैं जिसमें जो जीन म्यूटेटेड है और बीटा चेन्स नहीं बन रही है, उनको हटा देना, बोन मैरो से डिस्ट्रॉय कर देना, उनकी डिवीजन को रोक देना। एंड सेकंड इज टू इन्फ्यूज स्टेम सेल्स विद नॉर्मल जीन्स फॉर बीटा ग्लोबिन चेन। ऐसे सेल्स इंट्रोड्यूस करना जो कि बीटा चेन, जिसमें नॉर्मल जीन्स हैं, बीटा चेन प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वर्ल्ड वाइड जो 70 to 80% क्योर रेट है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन का।
फर्स्ट टाइम जो सिंगल टाइम कॉस्ट ज़्यादा लगती है बोन मैरो में, बट इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव। अगर लाइफ टाइम के आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कॉस्ट और चिलेशन थेरेपी और उसकी कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो बोन मैरो इज़ मच चीपर ऑप्शन। बट उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। बोन मैरो जो है डोनर आपको मिलना चाहिए, जल्दी मैच डोनर होना चाहिए। रिजेक्शन के लिए देयर में बी लाइफ लॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सम ड्रग्स, तो बोन मैरो में भी अपनी कुछ दिक्कतें हैं। देन वन थिंग आई हैव नॉट इंक्लूडेड इज स्प्लीनेक्टोमी। तो स्प्लीनेक्टोमी एक ऑप्शन रहता है जब हाइपरस्प्लीनिज्म हो जाता है, आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन या प्लेटलेट्स की डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होने लगती है, तो स्प्लीनेक्टोमी भी जो है आफ्टर 5 years जो एक रहता है to prevent anemia due to excessive destruction of RBCs by spleen. Then प्रिवेंशन में पॉपुलेशन एजुकेशन की जिन रेसिस में ज़्यादा है उन रेसिस में जो है, जैसे तुल्य गोत्री आयुर्वेद में बोला वैसे जो है बिफोर मैरिज स्क्रीनिंग कराएं और थैलेसीमिया माइनर वालों की आपस में मैरिज ना हो, मास स्क्रीनिंग हो थैलेसीमिया ट्रेट ढूंढने के लिए, देन जेनेटिक काउंसलिंग करें हम, प्रीनेटल एंटीनेटल डायग्नोसिस ऑफ थैलेसीमिया ट्रेट हम करें। देन प्रेगनेंसी में भी अगर आइडेंटिफाई कर पाते हैं हम तो थैलेसीमिया मेजर वाले बच्चों को अबॉर्ट करा दिया जाए, जिससे कि प्रिवेंट हम कर सकें थैलेसीमिया मेजर के केसेस को। आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में थैलेसीमिया एज सच प्रेजेंट्स विद एनीमिया, दैट्स व्हाई इट कैन बी कंसिडर्ड एज पांडु। और पांडु में कौन से टाइप में हम थैलेसीमिया को इंक्लूड करें, यूजली थैलेसीमिया मेजर की बात कर रहे हैं हम सारी चीज़ों में, तो क्यूरेबल नहीं है इसलिए इसको सन्निपातज पांडु माने। और जो लक्षण है हल्की सी हेमोलिटिक फेसी है या बिलिरुबिन बड़ा है, पीत वर्णता है, तो उसमें जो है पित्त प्रधान सन्निपातज पांडु उसको हम कंसिडर कर सकते हैं। या सम ऑथर्स कंसिडर इट एज कि हरित पीत श्याव वर्ण भी इसमें हो सकता है। आयरन ओवर जो है स्टोरेज के कारण, जो है आयरन टॉक्सिसिटी के कारण स्किन का कलर ब्राउनिश जैसा हो जाएगा, तो उसको हलीमक से भी कंसिडर किया है। हलीमक में भी वही बात, पित्त प्रधान है हलीमक। तो एज सच जब भी क्रोनिक डिसऑर्डर होगा, जैसे थैलेसीमिया है, ऑलवेज क्रोनिक डिसऑर्डर विल रेज वात, तो कुंभ कामला है या हलीमक है, इनको बोला गया है कि जो जब पुराना हो जाता है पांडु या कामला, तो इस तरह के डिजीज पैदा होंगे। तो जो हमारे ट्रीटमेंट प्रिंसिपल है, इट विल बी ओरिएंटेड ऑन पित्त प्रधान सन्निपातज पांडु। निदान जो है इसमें बीज दुष्टि है कि बीज भाग अवयव विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ बीटा और अल्फा चेन, दैट इज हैविंग दुष्टि। और इसके कारण जो संप्राप्ति मैनिफेस्ट होगी उसमें मेनली जो है डिसरप्शन ऑफ रक्त धातु अग्नि, जो रस से रक्त बनना था उस पर्टिकुलर लेवल पे जो धातु अग्नि एक्ट करती है, चाहे रंजक पित्त है, वो उसकी डिसरप्शन है, उसकी मंदता है, जिस कारण से जो है रक्त की प्रोडक्शन नहीं हो रही है और उत्तरोत्तर धातुओं का जो है ह्रास हो रहा है। तो जो लक्षण मिलेंगे वो इस कारण से जो ग्रोथ फेलियर और फेलियर टू थ्राइव है, बोन की फ्रेजाइलिटी और ये सारी चीज़ें जो होंगी, तो वो रक्त और जैसे पांडु में बोला भी अल्प रक्त तो अल्प मेदस को, तो प्रोडक्शन ऑफ रक्त नहीं होगा तो आगे उत्तरोत्तर धातुओं की भी ह्रास होगा। धातु ह्रास है तो देर विल बी शोष एंड बात वृद्धि। तो जब हम चिकित्सा करेंगे तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के चिकित्सा होगी कि रक्त धातु अग्नि को बढ़ाने वाले द्रव्य हम यूज करें, रक्त प्रोडक्शन में जो हेल्पफुल ड्रग्स हैं उनको यूज करें, शोषहारों बातहारों, इस तरह के औषधि योग हम जो है अपनी चिकित्सा में उपयोग में लाएं। तो मैनेजमेंट में जो टारगेट हमारा होना चाहिए, वी शुड सच देयर इज नो क्योर इन मॉडर्न साइंस। आयुर्वेद में जो है क्योर के लिए ट्राई किया जा सकता है, बट जो प्रिंसिपल्स होने चाहिए, बेसिक प्रिंसिपल हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट होना चाहिए कि वी शुड रिड्यूस रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रांसफ्यूजन्स, तो सो दैट कि 3 वीक्स पे जो जरूरत ना पड़े हम प्रोडक्शन ऑफ HbF बढ़ा दें या इस तरीके से धातु अग्नि बढ़ जाए, तो नॉर्मल जो थोड़ी बहुत प्रोडक्शन ऑफ बीटा चेन हो रही है उसकी रेट बढ़ जाए,
तो रिड्यूस्ड रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रांसफ्यूजन जो है हमारा फर्स्ट एम होना चाहिए। देन ग्रोथ फेल्योर है तो नॉर्मल पैटर्न ऑफ ग्रोथ के लिए हम जो है ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं। आयरन ओवरलोड रहता है, आयरन एब्जॉर्प्शन, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से कुछ आयरन ओवरलोड है और एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन जो है जीएटी से ज़्यादा हो रही है तो उस कारण से आयरन ओवरलोड है, तो ऐसी ड्रग्स हम जो है यूज़ करें जो आयरन को चिलेट करती हैं। तो आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी ड्रग्स अवेलेबल हैं तो उनको यूज़ करें। तो कुछ ड्रग्स की बात हम कर सकते हैं, जैसे कि मेन जो ड्रग्स हम यूज़ करेंगे तो पांडुहर हैं, बट पांडुहर ऐसी ड्रग जिनमें मंडूर या लोहा ना पड़ा हो, आयरन की चीज़ें नहीं देंगे हम। और रक्त शोधक, रक्त प्रसादक है, ऐसा रक्त का विकार है, रक्त नहीं बन रही है तो उसके लिए जो है रक्त शोधक, रक्त प्रसादक और रक्ताग्नि, रक्त धातु अग्नि पे कार्य करने वाले तिक्त द्रव्य जो हैं वो सारे रक्त प्रसादक होते हैं, तो उनका यूज़ हम करें। देन ड्रग्स विच एक्ट्स ऑन यकृत एंड प्लिया, वो सारे जो है रंजक पित्त पे काम करेंगे, रक्त धातु अग्नि पे काम करेंगे। तो ये तो बेसिकली जो है प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। देन जो उसके इफेक्ट्स आ रहे हैं, आफ्टर इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो उनके लिए जो हम रसायन ड्रग्स विच विल कंट्रोल धातु शोष एज वेल एज विच विल प्रमोट प्रोडक्शन ऑफ रक्त एंड जो है वात शमक भी होती हैं सारी रसायन ड्रग्स, तो रसायन ड्रग्स का यूज। देन आयरन चिलेटिंग एजेंट्स के रूप में जो हम कुछ ड्रग्स यूज कर सकते हैं, जैसे शोधन या मारण या द्रावण गण के ड्रग्स हैं, या ड्रग्स इंडिकेटेड फॉर लौह सेवन जन्य विकार जो है शास्त्र के ग्रंथों में मिल जाती हैं कि लौह सेवन जन्य या अशुद्ध लौह सेवन जन्य जो विकार होते हैं उसको, उसके लिए जो ड्रग्स यूज की जाती हैं। तो मेनली जो है लौह धातु का शोधन मारण में त्रिफला का यूज है। मॉडर्न साइंस भी बोलती है कि एस्कॉर्बिक एसिड जो है चिलेटिंग ड्रग्स को देने से पहले अगर देते हैं तो वो जो है सॉल्युबिलिटी ऑफ आयरन को बढ़ा देती है, आयरन चिलेशन को बढ़ाती है और आयरन एक्सक्रेशन को बढ़ाती है। तो आंवला जो है विटामिन सी रिच सोर्स है, तो आंवले के जो भी योग हैं, जैसे धात्री अबले है, त्रिफलादी अबले है या मुस्ता त्रिफलादी अबले, इन पे रिसर्चेस हुई हैं, जामनगर में यूजली जो है रिसर्चेस हुई हैं, तो इन ड्रग्स को हम जो है यूज कर सकते हैं बेसिक इस पर्पज को लेके। मुस्ता, जैसे मुस्ता इज वन ऑफ द वेरी गुड अग्निदीपक ड्रग दिखता रहता है, तो वो जो है बहुत अच्छी ड्रग है, उसको हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे ड्रग्स हैं जिनको हम केस टू केस जो है डिफर करती हैं ड्रग्स, तो उसके हिसाब से हम इसको यूज कर सकते हैं। This was all about थैलेसीमिया's डायग्नोसिस एज वेल एज मैनेजमेंट। उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं सुपरफिशियली ली हैं, बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स हो रहे हैं, उसको जो है लेक्चर की लेंथ को शॉर्ट करने के लिए हमने बहुत सुपरफिशियल सा इसको लिया है। बट अगर तब भी कोई क्वेरीज हैं आपको तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप क्वेरीज सेंड कर सकते हैं। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट कैटेगरी में थैलेसीमिया के बाद आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और उसके बाद मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, इनकी बात करेंगे। एक बीच में सिकल सेल एनीमिया पे भी लेक्चर करेंगे जो सिलेबस में है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।